नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। देश के कई नामी पहलवान आज लगातार दूसरे दिन भारतीय कुश्ती संघ के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं। खिलाड़ियों ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष और कोचों पर कई आरोप लगाए हैं, लेकिन इसमें सबसे सनसनीखेज आरोप यौन शोषण का है। पहलवानों की मांग है कि कुश्ती संघ को भंग किया जाए और कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह इस्तीफा दें। अब सिंह जो हैं वो 6 बार से बीजेपी के सांसद हैं और लगातार तीसरी बार भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। खेल मंत्रालय ने कल ही भारतीय कुश्ती फेडरेशन से 72 घंटे के अंदर खिलाड़ियों के आरोपों पर जवाब मांग लिया। आज खेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से खिलाड़ियों का 4 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल मिला। बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक इस प्रतिनिधि मंडल के, इस डेलीगेशन के हिस्सा थे, वो शामिल हुए। बैठक के बाद साक्षी मलिक ने कहा कि आज की बैठक में सिर्फ आश्वासन मिला है, कुछ पुख्ता हल नहीं निकल पाया। खेल मंत्रालय से बातचीत का ये रास्ता तब खुला जब ओलंपियन पहलवान बबीता फोगाट खिलाड़ियों के समर्थन में आगे आईं। बाद में उनकी मध्यस्थता के बाद खेल मंत्रालय से खिलाड़ियों की बातचीत शुरू हुई। बबीता फोगाट हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की नेता भी। आज की एक खास बात यह भी रही है कि महिला पहलवान विनेश फोगाट ने यह कहा है कि पहले 2 से 3 लड़कियों ने ही यौन शोषण के आरोप लगाए थे। अब उनके पास 5 से 6 ऐसी लड़कियों के यौन शोषण की बातें खुल करके सामने आई। हम नहीं चाहते, वो कहती हैं, हम नहीं चाहते हमें इल्जाम लगाने के लिए पहचान जाहिर करनी पड़े, लेकिन जरूरत पड़ी तो वो भी करेंगे। बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट का यह कहना है कि हमें प्रधानमंत्री पर भरोसा है, इसलिए हम इस मामले में कानूनी रास्ता नहीं अपना रहे। लेकिन अगर सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो हम पुलिस के पास भी जाएंगे। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने इन आरोपों को खारिज किया है। कल उन्होंने कहा था कि अगर आरोप साबित हुए तो वो आत्महत्या कर लेंगे। इस बीच दिल्ली महिला आयोग ने खेल मंत्रालय को नोटिस जारी किया है और दिल्ली पुलिस को केस दर्ज करने का निर्देश दिया। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल जंतर मंतर पर आज प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों के साथ गईं। आइए सुनते हैं इन खिलाड़ियों ने क्या कहा। हम वेट कर रहे हैं कि कुछ संतुष्टपूर्ण जवाब आए हमारे पास में। कुछ आप लोगों में से ही बोल रहे थे कि अध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि 22 को इस्तीफा देंगे। बात उनके इस्तीफे का नहीं हो रही है। इस्तीफा तो हम उनका लेके ही रहेंगे। अगर हमें और ज्यादा उकसाया गया तो हम उनको जेल में भी डलवाएंगे। हम चाहते हैं कि उनका इस्तीफा लीजिए और उन पे कार्रवाई की जाए। जो बोल रहे थे कि कोई सामने आ जाए तो मैं फांसी पे लटक जाऊंगा, जो अध्यक्ष जी ने हमारे ने एक बयान दिया था। पहले तो 1-2 लड़कियां थी, अब हमारे साथ 5 से 6 लड़कियां हैं विद प्रूफ हैं। तो ऐसी चीज नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं या कोई ऐसा ही। अगर सुनवाई नहीं होगी तो हम पुलिस का सहारा भी लेंगे, केस का सहारा भी लेंगे। केस करके हम आगे बढ़ेंगे। लड़कियों के साथ गलत हुआ है और मैं आंखों में आंखें डाल के आप अध्यक्ष जी को मेरे सामने लेके आइए। अगर वो 2 मिनट मेरे सामने बैठ जाएं तो मैं हिंदुस्तान की हर जनता को चैलेंज करती हूँ, उनको मेरे सामने 2 मिनट बिठा दीजिए और वो आंखों में आंखें डाल के बोल दीजिए कि हमने कुछ गलत नहीं किया है। अगर हमें मजबूर किया गया तो हम कल FIR भी दर्ज करवाएंगे, हम केस भी लड़ेंगे, लेकिन उसमें हिंदुस्तान के हजारों लड़कियों का, हजारों लड़कों का रेसलिंग का करियर खत्म होने की कगार पे हो जाएगा। अभी मीटिंग में सिर्फ आश्वासन ही दिया गया है, ऐसा कोई ठोस हमें नहीं बताया गया कि हाँ हम कोई ठोस कदम लेंगे या कोई एक्शन लेंगे। बस आश्वासन दिया गया है, लेकिन उस आश्वासन से हम खुश नहीं हैं। हम, जैसा कि बजरंग ने बताया, हम पूरी रेसलिंग फेडरेशन को भंग करवाना चाहते हैं और जितनी भी स्टेट्स हैं वहां भी सबकी फेडरेशन, मतलब रेसलिंग फेडरेशन जो है वो भंग होनी चाहिए। एक नई शुरुआत होनी चाहिए, एक फ्रेश स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि हर जगह उनके इंसान फैले हुए हैं। जैसा कि विनेश ने बताया, हर स्टेट में फैले हुए हैं। केरला से लड़कियों के फोन आ रहे हैं, महाराष्ट्र से लड़कियों के फोन आ रहे हैं। वो खुद पीड़िता रही हैं, उनके साथ वो खुद शोषण का शिकार रही हैं। तो आप समझ सकते हो कि हर स्टेट में फैले हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि पूरी रेसलिंग फेडरेशन भंग हो।
अब इस बीच देश के एक नामी पहलवान योगेश्वर दत्त ने कहा है कि उन्हें अपने करियर के दौरान भारतीय कुश्ती संघ से कोई शिकायत नहीं हुई, लेकिन योगेश्वर दत्त के कहने के बाद विरोध कर रहे जो पहलवान थे, इन खिलाड़ियों ने उन पर भी निशाना साधा। धरने पर बैठे पहलवानों ने आरोप लगाया है कि योगेश्वर दत्त भारतीय कुश्ती संघ की गोद में जाकर के बैठ गए। योगेश्वर दत्त जी तो खुद रेसलिंग फेडरेशन के गोद में जा बैठे हैं जी। आप देख लीजिए जितने भी खिलाड़ी हैं, आप सुनो कौन खिलाड़ी सपोर्ट करे। आप देखो ओलंपिक में 2 मेडल आए थे टोक्यो में, कहां बैठे हैं जी वो आज? रियो में आए थे, कहां बैठे हैं वो आज? एक सिर्फ योगेश्वर दत्त जी हैं जो बड़े खिलाड़ी हैं, बाकी तो उनके जो खुद के कुछ उन्होंने गुर्गे पाल रखे थे वो तो आएंगे ही ना सामने। हाँ तो वो गुर्गे पाल रखे मैं बोल रही हूँ ना, और उनका जो बता रही हूँ मैं, उन्होंने पहले तो वो जो डाल रखा था वो डिलीट कर दिया है, नहीं है तो उनके खिलाफ भी हमारे पास प्रूफ है। काकरान जी ने खुद बोल रखा है नेताजी के खिलाफ, हमारे पास प्रूफ है, हम सामने लाएंगे टाइम आने पे। अब जब ये सब हो रहा है तो जाहिर सी बात है एक सवाल पूछा जाएगा कि कहाँ है वो सरकार? पहलवान लाचार, कहाँ है सरकार? जब खिलाड़ी जीतते हैं तो फोन पे बात करती है सरकार, ट्वीट करती है सरकार, लेकिन जब पहलवान लाचार है तो कहाँ है सरकार? तो इसी बीच खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह कहा है कि वो हिमाचल के हमीरपुर से दिल्ली जा रहे हैं। अपना उन्होंने दौरा कट शॉर्ट कर दिया और धरने पर बैठे खिलाड़ियों से मिलकर उनकी बात सुनेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि खिलाड़ियों की ओर से लगाए गए आरोप बहुत गंभीर हैं और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर कार्रवाई को लेकर उन्होंने ये कहा कि जो उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। खेल और खिलाड़ियों को लेकर सदैव भारत सरकार ने लगातार शानदार काम किया है और आपने खेल के उत्थान के लिए देखा होगा जिस तरह से भारत ने मेडल भी जीते हैं, परफॉर्मेंस हुई, बहुत अच्छा भी किया है। फेडरेशनों में सुधार लाने के लिए भी लगातार काम हुए हैं और जो आरोप लगे हैं, मैं तो यही कहूँगा खिलाड़ियों ने जो आरोप लगाए वो गंभीर किस्म के हैं और उसका संज्ञान लेते हुए भारत सरकार ने, खेल मंत्रालय ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को नोटिस भी दिया, 72 घंटे के अंदर जवाब भी मांगा है और इसके अलावा जो कैंप लगना था उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है प्रभावी रूप से। और हम सदा खिलाड़ियों से पहले भी मिलते रहे और आज भी मेरा प्रयास है कि मैं वापस आकर खिलाड़ियों से मिलूंगा ताकि उनकी बात को सुन भी सकें और जो उचित कार्रवाई होगी वो भी करेंगे। अभी आप दिल्ली जाके वहाँ मिलने? मैं निश्चित तौर पर अपना कार्यक्रम बाकी छोड़ के वापस दिल्ली जा रहा हूँ, मैं उनसे मिलूंगा भी और बातचीत भी करेंगे, सुनेंगे भी। और मैं यही कह सकता हूँ खिलाड़ियों के हितों के लिए और खेल के हित के लिए पहले भी सरकार ने लगातार कदम उठाए हैं, अब भी सरकार ने कहीं कोई संकोच नहीं किया, तुरंत कार्रवाई करते हुए हमने नोटिस भी दिया था, जवाब भी मांगा 72 घंटे में, कैंप को भी पोस्टपोन कर दिया है और भी आगे जो कदम उठाने पड़ेंगे वो भी उठाएंगे और खिलाड़ियों से मिलकर पूरी जानकारी भी प्राप्त करेंगे। अब एक बड़ा सवाल ये भी है कि खिलाड़ियों को अपनी चिंताओं को सामने लाने में इतनी देर क्यों लगी? क्या ऐसा सिर्फ कुश्ती से जुड़े हुए जो खिलाड़ी हैं उन्हीं को महसूस हो रहा है या उन्हीं के साथ हो रहा है? अब इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान बाईचुंग भूटिया साहब जुड़ गए। बाईचुंग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत एनडीटीवी में। मेरा सबसे पहला सवाल है, ये जो विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी हैं, इनके बारे में आपको क्या कहना है? पहले तो सबसे यही है कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट है बिकॉज सबसे इम्पोर्टेंट खिलाड़ी लोग का सुरक्षा सबसे इम्पोर्टेंट है और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और साई ने भी शायद रेसलिंग फेडरेशन को चिट्ठी लिखा है कि उनको रिप्लाई देना है विद इन 72 आवर्स क्या सिचुएशन है। तो मुझे लगता है कि प्लेयर्स का सिक्योरिटी, सेफ्टी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। बाईचुंग जी, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि सोचिए कितने मजबूर होंगे खिलाड़ी। वो जानते हैं इस तरीके से आंदोलन करेंगे, ऐसे बोलेंगे तो कोई बदले की भावना से भी कार्रवाई कर सकता है, कोई उनका करियर खराब कर सकता है। इतने मजबूर क्यों हुए खिलाड़ी?
कहां फेल किए हैं हम कि खिलाड़ियों को इतना मजबूर होना पड़ रहा है कि वो जंतर मंतर पे बैठ करके इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं? कोई बात ही सुनने का प्लेटफॉर्म नहीं था उनके पास। देखिए, मैं ये न्यूज देख रहा था तो इसमें पता चला कि ये काफी साल से हो रहा है। तो मुझे लगता है कि एक तो इंडिया में सेटबैक है कि कोई स्पोर्ट्स प्लेयर्स लोग का एसोसिएशन नहीं है। जैसे फुटबॉल में हम लोग का फुटबॉल प्लेयर्स एसोसिएशन है, लेकिन कोई स्पोर्ट्स का, चाहे हॉकी, क्रिकेट, एथलेटिक्स हो या कोई स्पोर्ट्स में प्लेयर्स का एसोसिएशन नहीं है जहाँ प्लेयर्स वो एसोसिएशन को चलाता है, ताकि एटलीस्ट प्लेयर्स को कंफर्टेबल होता है। जब एसोसिएशन रहता है उनका वेलफेयर के लिए रहता है, तो उनको जब भी ऐसा घटना होता है वो लोग जाके तुरंत रिपोर्ट कर सकता है। बट यहाँ पर प्लेयर्स का एसोसिएशन नहीं है, फेडरेशन चलाता है। फेडरेशन वो लोग काफी एथलीट्स लोग डर जाता है फेडरेशन के साथ, उनका सिलेक्शन, उनका फ्यूचर के लिए कोचेस के बारे में कंप्लेन नहीं कर सकता बिकॉज कोचेस उनको सेलेक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं एक बॉडी होना चाहिए जहां प्लेयर्स को कंफर्ट हो और जाके वो एसोसिएशंस को या कोलीग को बता सके क्या डिफिकल्टी चैलेंजेस फेस कर रहा है। बहुत ही बड़ी बात, बहुत ही बड़ी बात कर दी है बाईचुंग भूटिया ने। और एक ऐसी बात आपने हमें बताई कि बताइए इन खिलाड़ियों की कोई अपनी आवाज उठाने वाली एसोसिएशन ही नहीं है, यानी यहां तक कि क्रिकेटर्स की भी एसोसिएशन नहीं है। कहां जाएंगे ये लोग अपनी बात कहने? इसलिए सड़क पे उतरना पड़ा है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं बाईचुंग भूटिया जी, आपको लगता है कि वो वक्त आ गया है कि अब एक मुहिम की तरह इसको छेड़ा जाए कि फेडरेशन को नेता ना चलाएं, खिलाड़ी चलाएं? एक खिलाड़ी का दर्द एक खिलाड़ी ही समझेगा। देखिए, अगर खिलाड़ी लोग अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है और खेल का जानकारी नॉलेजेबल है तो मुझे लगता है ये खिलाड़ी लोग आके फेडरेशन चलाना चाहिए और चला भी रहा है। अभी ये भी है कि मैं भी एक कंप्लीटली विरोध नहीं हूँ कि पॉलिटिशियंस भी नहीं आना चाहिए। तो इफ पॉलिटिशियंस के पास अगर सिंसियर है, नॉलेज है और स्पोर्ट्स को आगे ले जा सकता है तो पॉलिटिशियंस आने में भी कोई खराबी नहीं है। बट यस, टेन्योर रहता है, 3 टर्म्स का जो टेन्योर रहता है, स्पोर्ट्स लॉ है, उसको आई थिंक हैज टू बी रिस्पेक्टेड। बट कई जगह खिलाड़ी लोग भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ खिलाड़ी हूँ फेडरेशंस में अपना पद लेके, पोस्ट लेके जाना विदाउट द नॉलेज, खुद का स्पोर्ट्स का नॉलेज नहीं है, उनका प्लान्स नहीं है, आगे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म प्लान्स नहीं है। खाली यही है कि आप खिलाड़ी था और कोई ब्लेसिंग्स था आपका स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई मंत्री से, तो पद लेके कोई यस मैन बनने के लिए वो पद नहीं लेना है। आई थिंक खिलाड़ी लोगों को जब पोस्ट फेडरेशन में प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी आ रहा है, आई थिंक उनका पूरा नॉलेज और ज्ञान होना चाहिए और अपना प्लान्स और जो स्ट्रैटेजी आइडिया है उसको पूरा इम्प्लीमेंट करना चाहिए। बट खाली आप सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का यस मैन बन के वो पोस्ट नहीं लेना है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बोली है बाईचुंग भूटिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। और मैं आपको दर्शकों को यह बता दूं कि बाईचुंग भूटिया जैसे जानकार ये मानते हैं कि ऐसा हर खेल के खिलाड़ियों के साथ है और वो अपने खेल संघों के सामने मिलकर अपनी आवाज नहीं उठा पाते क्योंकि उनकी कोई एसोसिएशन ही नहीं। इसलिए खेल संघों की मनमानी चलती रहती है। जैसे भारत में फुटबॉल के अलावा कहीं कोई एसोसिएशन नहीं है, मतलब खिलाड़ियों का अपना एक संघ नहीं है फुटबॉल के अलावा। अब 2006 में फुटबॉल प्लेयर्स एसोसिएशन बनी, 2017 में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने कुछ पहचान दी लेकिन औपचारिक तौर पर नहीं दी। अब आप सोच रहे हैं एक फेडरेशन एकमात्र स्पोर्ट्स स्टार्स की फुटबॉल में, उसको भी औपचारिक तौर पर मान्यता नहीं। 1989 यानी कि सन 89 में क्रिकेटरों की एसोसिएशन बनाने की पहल नाकाम हो गई। इतने बड़े रईस क्रिकेटर्स अपनी आवाज नहीं उठा सकते बोर्ड के आगे क्योंकि उनकी कोई संघ या कोई एसोसिएशन है नहीं। हाल में कई न्यायिक और विधायी पहलों में खेल संघों के अंदर खिलाड़ियों की एसोसिएशन बनाने पर जोर दिया गया कि भाई आप अपनी एसोसिएशन बना लीजिए, अपनी आवाज उठाइए। लेकिन 2015 में जस्टिस लोढ़ा कमेटी की रिपोर्ट ने क्रिकेटरों की एसोसिएशन बनाने को लेकर बीसीसीआई की अनिच्छा का जिक्र किया। इस रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई को खिलाड़ियों की यूनियन बनने का डर है। लोढ़ा कमेटी के मुताबिक एसोसिएशन बनने से बीसीसीआई के अंदर खिलाड़ियों के हितों का उनको एक आवाज मिल जाएगी। आप देख रहे हैं इन रिपोर्ट्स में कहीं ना कहीं फाइनल डिटेल्स में एक सच्चाई छुपी हुई, कहीं एक घबराहट तो नहीं है
कहीं ये एसोसिएशन ना बना लें, आपस में घुल मिल ना जाएं, हमारे खिलाफ आवाज ना उठा दें, इनकलाबी स्वर ना हो जाएं, इस वजह से एसोसिएशन ही ना बनने दें। होगा क्या? सड़कों पर उतरना पड़ेगा। एक एसोसिएशन होती तो उसमें थोड़ा दम होता, वो जाके स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में अपनी आवाज रखती। वैसे एक सवाल यह भी है कि कुश्ती खिलाड़ियों के गंभीर आरोप भारतीय कुश्ती संघ के जिस अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर लग रहे हैं, वो हैं कौन? कौन है ये आदमी? ये बीजेपी के एक बाहुबली नेता माने जाते हैं। पहले भी अपने कई बयानों और कारनामों के कारण वो सुर्खियों में रहे। हमने आपको एक दिखाया कि इन्होंने थप्पड़ मार दिया था एक खिलाड़ी को, उसके बाद ये खुलेआम कैमरे पर कहते हैं कि हाँ मैंने एक इंसान को गोली मारी है। अब सोचिए, जिस नेता के कैमरे ऑन होने पर ये तेवर है, कैमरे बंद में कैसे तेवर हो? रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट। 6 बार के सांसद रहे बृजभूषण सिंह के दिल्ली के घर पर सन्नाटा है और बाहर पुलिस फोर्स। यहां से महज 500 मीटर दूर जंतर मंतर पर कुश्ती के कई नामी खिलाड़ी धरने पर बैठे हैं। बृजभूषण सिंह बीते 1 दशक से रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, लेकिन अब बृजभूषण सिंह पर तानाशाही रवैये समेत यौन शोषण तक के आरोप लगे हैं। सरकार ने इन आरोपों पर रेसलिंग फेडरेशन से जवाब मांगा है, लेकिन बृजभूषण सिंह इन आरोपों को नकार रहे हैं और विपक्षी पार्टियां हमलावर हो रही हैं। जो भी आरोप लगाए गए हैं बिल्कुल निराधार है। अगर इस प्रकार से शिकायत मेरे खिलाफ थी या इस प्रकार से शिकायत हमारे किसी कोच के थी तो इनको पहले आना चाहिए था, और अच्छा होता कि ये नाम लेकर के भी आते कि किस खिलाड़ी के साथ चीफ कोच ने बदसलूकी की है, या किस कोच के साथ बृजभूषण सिंह ने बदसलूकी की है, या किस कोच के साथ फेडरेशन बदसलूकी की है। ये नाम लेकर के आना चाहिए। और आपके मीडिया के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि अगर वोटिंग करा दीजिए, अभी वोटिंग करा दीजिए, अपने चैनल पर वोटिंग करा दीजिए कि देश के खिलाड़ियों का क्या मूड है, तो 97 और 3% का रेशियो आएगा। 3% खिलाड़ी इनके साथ नहीं है, 97% खिलाड़ी जो है फेडरेशन के साथ है। कल का दिन देश के खेल जगत के इतिहास में काले दिन के रूप में याद रखा जाएगा, काला अध्याय। हमारी मांग है कि न्याय हो। जो आपराधिक आरोप लगे हैं उसमें कानून का तकाजा यह है कि आपराधिक आरोपों में आपराधिक मामले दर्ज हों तो सीबीआई की जांच हो, सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी हो, समय निर्धारित तरीके से उस वो इंक्वायरी देश के सामने, पूरे देश के सामने वो इंक्वायरी अपनी रिपोर्ट दे। बृजभूषण सिंह का विवादों से पुराना नाता रहा है। दबंग छवि और बेबाक बयानों के चलते वो कई बार अपनी ही सरकार की किरकिरी करा चुके हैं। वो चाहे 2 साल पहले भरे मंच पर एक खिलाड़ी को थप्पड़ मारने की घटना हो या राज ठाकरे का अयोध्या आने का विरोध हो, यहां तक कि पिछले साल अपने ही योगी सरकार को ये कहकर कटघरे में खड़ा कर दिया कि बोलूंगा तो बागी कहलाऊंगा। यही नहीं, बाबा रामदेव पर उनके हालिया बयान से खासा राजनीतिक बवंडर उठा। यही वजह है कि उन पर आरोप लगाने वाले और उनका बचाव करने वालों की कमी नहीं है। जो बोल रहे थे कि कोई सामने आ जाए तो मैं फांसी पे लटक जाऊंगा, जो अध्यक्ष जी ने हमारे ने एक बयान दिया था। पहले तो 1-2 लड़कियां थी, अब हमारे साथ 5 से 6 लड़कियां हैं विद प्रूफ हैं। तो ऐसी चीज नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं या कोई ऐसा ही। अगर सुनवाई नहीं होगी तो हम पुलिस का सहारा भी लेंगे, केस का सहारा भी लेंगे, केस करके हम आगे बढ़ेंगे। साथियों, सरासर गलत आरोप है, किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं है। जिनके अपने स्वार्थ सिद्ध नहीं हो पाए हैं किन्हीं कारणों से, उन लोगों ने इस तरह का आरोप लगाया है। 35 वर्षों से मैं सांसद जी को जानता हूं, न इनका कभी इस तरह का स्वभाव रहा है, न इस तरह का कर्म रहा है। बृजभूषण सिंह उत्तर प्रदेश के असरदार नेता माने जाते हैं और बहराइच, गोंडा, बलरामपुर और फैजाबाद जैसे शहरों में इनका खासा राजनीतिक रसूख है। यही वजह है कि सरकार इस मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रही है। बृजभूषण सिंह के घर के बाहर लगे पहलवानों के ये पोस्टर कभी उनकी प्रतिष्ठा में 4 चांद लगाते थे, लेकिन अब इन्हीं पहलवानों के धरने से
ब्रजभूषण की राजनीतिक किरकिरी हो रही है। ब्रजभूषण शरण सिंह खुद भी एक पहलवान रह चुके हैं और अब तक वो अपने विपक्षियों को पटकनी देते आए हैं, लेकिन इस बार मुकाबला कठिन है और सभी अपने अपने दांव पेच खेल रहे हैं। गोंडा से अनुराग सिंह, कानन पात्रा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो राजनीतिक रसूख की बात हो रही है। क्या ऐसी राजनीतिक रसूख की वजह से फैसला नहीं ले पा रही है भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि अपनी छवि को लेकर के बहुत चिंतित रहती है बीजेपी, छवि खराब ना हो जाए। यहां तो किरकिरी हो रही है, लेकिन ये खुद अपने मुंह से अपनी तारीफ में ब्रजभूषण शरण सिंह कहते हैं, उनके कई बयान पहले आए हैं कि 30-35 सीटों पर तो मेरा पूरा वर्चस्व है। क्या इस वजह से हो रहा? अब सिंह पर आरोप लगे हैं, लेकिन अभी तक बीजेपी की ओर से कोई प्रतिक्रिया इनके ऊपर नहीं आई। और पहले भी आपने देखा, थप्पड़ मार दे रहे हैं, बड़े गर्व से कह रहे हैं कि मैंने गोली मार दी, एक हत्या कर दी। लेकिन बीजेपी के किसी भी नेता ने ये जो आरोप इनके ऊपर लग रहे हैं उस पर कोई खास टिप्पणी की नहीं। और ये चीजें इससे पहले भी हो चुकी हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ब्रेजन इट आउट करने की कोशिश करती है कि तब तक लड़ते रहो जब तक लड़ सको। क्यों कह रहे हैं हम ये? आइए आपको कुछ उदाहरण दिखाते हैं। बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, इनका उदाहरण लेते हैं। बीजेपी ने 15 महीने बाद इनको निष्कासित किया। 2017 में रेप का आरोप लगा था इन पर। पीड़ित को रिपोर्ट में सेंगर का नाम लाने में 1 साल लगा। अप्रैल 2018 में मुख्यमंत्री निवास के बाहर पीड़ित की आत्मदाह की कोशिश। 2018 में सुप्रीम कोर्ट का यूपी के बाहर जांच का आदेश इस मामले में, और तब जाकर के निष्कासित। अगला उदाहरण चिन्मयानंद। बीजेपी ने 8 साल बाद इनको निष्कासित किया। 2011 में यौन शोषण के आरोप का एक केस सामने आया। 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने केस वापस लेने की अर्जी दी। पीड़ित ने केस वापस लेने पर आपत्ति जताई। 2012 में जांच के लिए एसआईटी बनाई गई। फरवरी 2022 में एसआईटी ने गिरफ्तार किया और दिसंबर 2022 में यौन शोषण का आरोप दर्ज हुआ, यानी कि डीले। और तीसरा उदाहरण भी नया ही है, 1 साल पुराना। आशीष मिश्र टेनी, लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी के पिता अजय मिश्र टेनी केंद्र में अभी भी मंत्री हैं और मंत्री पिता पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि ये आरोप कई बार लगाए जा चुके हैं कि वो अपना इन्फ्लुएंस का प्रयोग कर रहे हैं। 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी कांड, 11 अक्टूबर को आशीष मिश्र की गिरफ्तारी। 3 अक्टूबर का कांड, 11 अक्टूबर को गिरफ्तारी हो रही। और वो सारे दिन कैसे साल की तरह निकले थे किसानों के जीवन में, वो तो हम आपको बता ही चुके हैं। आरोपी 4 महीने बाद जमानत पर रिहा हो गया और सुप्रीम कोर्ट के दखल पर यह जमानत रद्द हुई। अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रख सकते, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस मामले में। लेकिन आप देख रहे हैं ये 3 उदाहरण जिसमें विलंब होता है अपने लोगों पर कार्रवाई करने में भारतीय जनता पार्टी। तो आइए दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं, और यह भी बहुत जरूरी है। देश में शिक्षा के हाल पर कुछ बात करते हैं। स्कूली शिक्षा पर एक असर नाम की रिपोर्ट है, जिसको कहते हैं दी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, ASER 2022, यानी कि असर रिपोर्ट। यह रिपोर्ट क्या बताती है हमें, अभी थोड़ी देर में आप देखें। कई खास पहलुओं की ओर यह सबका ध्यान आकर्षित करती है। इसमें कुछ अच्छा भी है और कुछ चिंताजनक भी। अच्छी बात यह है कि अब ज्यादा बच्चे स्कूलों में दाखिल हो रहे हैं, लेकिन बुरी और चिंताजनक बात यह है कि कई बुनियादी बातें जैसे रीडिंग स्किल्स, यानी कि पाठ पढ़ने और अंक गणित के मामले में बच्चे कमजोर हुए, जबकि पिछले कई साल से यह स्थिति बेहतर हो रही थी। क्या यह कोरोना का असर है? इस सब पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन यह पहले जान लेते हैं कि सर्वे कितना बड़ा है। सैंपल साइज जानना जरूरी है ना। शिक्षा पर असर की रिपोर्ट जो 2022 की है, वो 616 जिलों का एक सर्वे है। 19,060 स्कूल में यह सर्वे हुआ। 7 लाख छात्रों से बात की गई। 98.4% छात्र 6 से 12 साल के बीच में थे, माफ कीजिएगा।
6 to 12 ईयर्स ऑफ एज के बीच में ये बच्चे थे, 98.4%। अब आइए आपको बताते हैं कि ये जो रिपोर्ट है 2022 की, स्कूलों में एडमिशन बढ़े हैं इसके हिसाब से। तो जो 6 से 14 साल के छात्र हैं 2010 में 96.6% थे, 2014 में 96.7%, 2018 में 96.2% और 2022 में ये बढ़ा है 98.4%। यानी कि ये अच्छी बात, एडमिशन बढ़ रहे हैं बच्चों के। लेकिन शिक्षा पर असर की रिपोर्ट जो है वो 6 से 14 साल के जो छात्र हैं उसमें और भी बहुत सारी चीजें बताती है। वो ये कहती है कि 2022 में पहली बार स्कूलों से बाहर 2% के नीचे बच्चे रहे। 2018 से 2022 के बीच एडमिशन 7.3% बढ़े, 7% के आसपास बढ़े, पर निजी ट्यूशन वाले बच्चों की संख्या 4.2% बढ़ी। यानी कि बाहर से बच्चों को पढ़ाई करने का जो दर है वो बढ़ा है। 72.4%, 72.4% बच्चे सरकारी स्कूल में दाखिल हुए हैं, इसकी भी मात्रा संख्या बढ़ी। दरअसल 6 से 14 साल के बीच के जो छात्र हैं उनमें अंक गणित के ज्ञान जैसे कि जोड़ घटाव यानी कि प्लस माइनस, एडिशन सब्ट्रैक्शन, गुणा भाग यानी कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में तेजी से गिरावट दिखी। ये चिंताजनक की बात है। तीसरी क्लास में घटाव के सवाल जो हैं यानी कि सब्ट्रैक्शन के जो सवाल हैं उसमें 2022 में 18.5% बच्चे थे, 2018 में 28.1% बच्चे। यानी कि आप ये समझिए कि गिरावट आई। जो ये सर्वे बताना चाहता है कि वो इतने बच्चे जो हैं वो ये नहीं कर पा रहे। 5वीं क्लास में भाग के जो सवाल हैं उसका अगर आप संख्या देखें तो वहां पर भी यही चीज देखने को मिली। 8वीं क्लास में भाग के जो सवाल हैं यानी कि डिवीजन के सवाल हैं वहां पर भी यही स्थिति देखने को मिली। 5वीं और 8वीं क्लास में रीडिंग स्किल्स यानी कि पाठ पढ़ने में लड़कियां आगे, लेकिन अंक गणित में, मैथ्स में लड़के आगे, ऐसा ये सर्वे बताता है। जरूरी नहीं है कि ये सर्वे पूरी तरीके से सही हो, लेकिन सर्वे ऐसे ही होते हैं। इसी वजह से हमने जो मेथोडोलॉजी है और सैंपल साइज है वो आपको पहले ही बताते हैं। अब आपको कुछ और आंकड़े दिखाते हैं। ये जो असर है ASER, इसकी रिपोर्ट के हिसाब से गांव में 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं वो कितने सरकारी हैं, कितने निजी हैं, कितने स्कूल में नहीं हैं। आइए फुल फ्रेम आपको ये दिखा दें। तो 2010 में 71.8% बच्चे सरकारी स्कूल में थे, 23.7% प्राइवेट में थे और कुछ एक संख्या थी जो स्कूल नहीं जाते थे। जो सबसे अच्छी बात है कि लगातार स्कूल ना जाने वाले बच्चों की संख्या घट रही है, कम हो रही है। लेकिन प्राइवेट पर गांव में, और यह एक चिंताजनक बात है, प्राइवेट एजुकेशन में आप देखिए किस तरीके से 72.9% बच्चे जा रहे हैं। थोड़ा सा बढ़ा सरकारी का भी कोटा है, यानी कि 23.7 से बढ़कर 25 हुआ। ये 2014 में सरकारी पर डिपेंडेंस 30.8 थी, 2018 में 30.9 थी, 2022 में ये 5% गिर गई और प्राइवेट थोड़ा सा बढ़ा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसके क्या मायने हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पैसे देकर ट्यूशन पढ़ने वाली जो बात है, आइए आपको वो बताते हैं राज्यों के हिसाब से इसका बदलाव किस तरीके से हो रहा है। ये भी एक चिंताजनक बात है कि बाहर से पढ़ाई करनी पड़ रही है। बिहार में सबसे ज्यादा ट्यूशन में बदलाव हुआ, यानी कि बाहर से जो ट्यूशन पढ़ते हैं उसमें वृद्धि 9.6% है। नागालैंड में 9.4, झारखंड में 8.4, यानी कि इतना बड़ा है प्राइवेट ट्यूशन इस रिपोर्ट के हिसाब से। मणिपुर में करीब 8.3, उत्तर प्रदेश में उसी रेंज में है 7.9, थोड़ा सा ही कम, असम में 6.5 और देश भर का जो औसत है वो है 4.2, यानी कि ओवरऑल प्राइवेट ट्यूशन बढ़ा है। अब कुछ चीजें हैं जो कि आप ये समझ लीजिए कि इंप्रूवमेंट है और उसका उल्लेख करना जरूरी है, और इससे ये समझ में आता है कि धीरे धीरे चीजें सुधर रही हैं, लेकिन शायद वो सुधार की स्पीड और तेज होनी चाहिए थी। 2018 और 2022 की तुलना देश के गांव में जो सुविधाएं हैं वो कहां अपने आप को पाती हैं। तो पीने का पानी जो है वो 76% अब हो गया है, जो पहले 74% था। उपयुक्त शौचालय 76.2%,
लाइब्रेरी की किताबें 36.9 2018 में थी, अब 44% हो गई। मिड डे मील 87.1 था 2018 में, 2022 में 89.5% हो गया। कंप्यूटर की उपलब्ध होना और कंप्यूटर का इस्तेमाल, ये लेकिन अभी भी कितना कम है देखिए, 6.5 था 2018 में, लेकिन अब 7.9% हो गया। थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन डिजिटल इंडिया के इस युग में इसका बढ़ना बहुत जरूरी है। ये अगर बढ़ेगा तो वाकई चीजें सुधरेंगी। अब असर रिपोर्ट जो है 2022 को तैयार करने वाली संस्था प्रथम फाउंडेशन की सीईओ रुक्मणी बनर्जी का क्या कहना है, आइए आपको वो सुना। तो एक तरीके से आप देखें कि 2 साल स्कूल बंद रहने के बावजूद नॉट ओनली कि बच्चे वापस आए हैं, बट बच्चे और ज्यादा परिमाण में वापस आए हैं। तो ये हमारे लिए आई थिंक एक बहुत खुशी की बात है पूरे देश के लिए, कि पूरे देश में माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे स्कूल में नामांकित रहें। अगर आप उपस्थिति का स्थिति देखते हैं तो वो हमारे पहले से ही, अगर हम असर तो हमारा लगभग 2005 से चल रहा है, तो 15 साल का भी अगर आप डेटा देखें तो ये दिखता है कि हमारे देश में कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे उपस्थिति और नामांकन में कोई फर्क नहीं है, जैसे हमारे दक्षिण के राज्य हैं, जैसे हमारे पश्चिम के राज्य हैं, और कुछ राज्य ऐसे हैं जो हमारे बीच के हिंदी बेल्ट के हो या हमारे थोड़ा पूर्व के राज्य हैं, जहां पे नामांकन और उपस्थिति में फर्क है। तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल, मैं खुद बिहार से हूं, अगर बिहार की उदाहरण देखूं कि अटेंडेंस जनरली वहां पे ऑन एन एवरेज डे लो रहता है, पर उसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि जब से स्कूल खुले हैं थोड़ा सा प्रगति उसमें देखा जा रहा है। तो बच्चों का नाम स्कूल में है, और जब बहुत सारे राज्यों में बच्चे आ भी रहे हैं, और जहां नहीं आ रहे हैं मुझे लगता है कि बहुत कोशिश करने की जरूरत है, स्कूल में ऐसे हम लोग गतिविधियां करें जिससे बच्चे खुद ब खुद आना चाहेंगे। सो उपस्थिति और नामांकन का ये सिचुएशन है। आपने ये भी सही जिक्र किया कि सरकारी स्कूल में बच्चों का जो प्रतिशत है वो काफी बढ़ गया है। 2018 में ये आंकड़े लगभग 65% के करीब थे, और वो आज 2022 में लगभग 73% के करीब पहुंच गए हैं। तो इसको भी हम कैसे समझें? एक तो मुझे लगता है कि असर हमें तो सिर्फ टेम्परेचर बताता है, उसके कारण नहीं बताता है। बट मैं समझती हूँ कि 2 चीजें हो सकती हैं। एक है कि परिवार में पिछले कई सालों में आर्थिक परिस्थितियों में थोड़ा कठिनाइयां आई हैं, जिसके वजह से हो सकता है कि जो हमारे पालक हैं वो बच्चों को निजी विद्यालयों से निकालकर सरकारी में डाल रहे हैं। दूसरा है कि कोविड के दौरान ग्रामीण विभाग में, हमारा सर्वे ग्रामीण विभाग से संबंध रखता है, बहुत सारे जो प्राइवेट स्कूल थे, छोटे स्कूल थे, उनको शायद अपने आर्थिक कठिनाई की वजह से बंद करना पड़ा। और तीसरा जरूर ये है कि जब स्कूल बंद थे तो सरकारी स्कूल से जुड़े रहने का कई फायदा सबको दिख रहा था। सरकारी स्कूल के प्रशासन ने पाठ्य पुस्तक हर बच्चे के हाथ में पहुंचाई, और कुछ और जो सुविधाएं थी वो ऑनलाइन तो नहीं हो पाया, बट व्हाट्सएप के द्वारा, SMS के द्वारा कई सारी चीजें हुई, और कई राज्यों में मिड डे मील का भी प्रावधान किया गया। तो हो सकता है ये सारे कारणों की वजह से आज के तारीख में माता पिता को लगता है कि सरकारी स्कूल में बच्चों को भेजने का फायदा है। चलिए अब रुक करते हैं हमारी दूसरी खबर पर। ये जो आप नाम देख रहे हैं हमारे शो का यहाँ पर, इसका नाम है खबरों की खबर। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि खबरों की खबर करते हुए खबरों की खबर कोई और लेने लगेगा और हमारे एडिटर इन चीफ कोई और हो जाएंगे। तो क्या खबरों की खबर सरकार ले रही है? क्या प्रेस पर सुपर सेंसर का वार कर रही है सरकार? तो बड़ी अजीब सी बात है। क्या ये एक कोशिश है सुपर सेंसरशिप की सरकार की तरफ से? केंद्र सरकार के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने आईटी रूल्स 2021 में कुछ बदलाव का ड्राफ्ट जारी किया है। हम अभी आपको बता दें, ये ड्राफ्ट जारी किया है। इसके मुताबिक सरकार का प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, यानी कि एक एजेंसी है सरकार की जो कि सरकार की तरफ से जो इंफॉर्मेशन होती है उसका वितरण करती है, सूचना सरकार की तरफ से, अब यह तय करेगा कि डिजिटल मीडिया पर चल रही खबर फेक है यानी फर्जी है
या नहीं। अगर ये तय कर देते हैं कि ये फेक न्यूज है तो उसे सभी जगह से हटाना होगा। पत्रकार संगठन इसे मीडिया पर सेंसरशिप बताकर इसका विरोध कर रहा है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया को अंदेशा है कि सरकार फिर सेंसरशिप लाने की कोशिश में है। आईटी नियमों में बदलाव को लेकर यह अंदेशा है। नए नियमों के मुताबिक पीआईबी फेक न्यूज का फैसला कर सकेगी। इसके बाद वो खबर हर जगह से हटानी होगी। सोशल मीडिया कंपनियों को भी ये काम करना होगा। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने एक तीखा बयान जारी कर कहा है, सिर्फ केंद्र ये निश्चित नहीं कर सकता कि फेक न्यूज क्या है। ये प्रेस पर सेंसरशिप लागू करने जैसा है। फेक न्यूज से निपटने के लिए पहले से कानून मौजूद हैं। मीडिया के लिए नियम बनाने के लिए सभी स्टेक होल्डर से चर्चा होनी चाहिए। एक प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो है वो सरकार का एक अंग है, वो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का एक डिपार्टमेंट है और वो पत्रकारों के साथ काम करता है। उसका उनको जो अधिमान्यता प्रदान करता है, बहुत सारी सुविधाएं प्रदान करता है, लेकिन उसका काम ये है कि इनेबलर वो ये बात की जांच नहीं कर सकता कि पत्रकारिता में क्या सही है क्या गलत है। जैसा फेक न्यूज़ का मामला है, एक तरीके का प्रकोप है। इस प्रकोप से निपटने के लिए हम सब अपनी अपनी जगह पर सतर्क हैं, सचेत हैं और कुछ करना चाहते हैं और उसके लिए नियम कायदे कानून भी हैं। आईटी रूल्स के ये सभी प्रावधान अभी सिर्फ ड्राफ्ट है, लेकिन इस पर उठे सवालों और पत्रकारों की आपत्तियों से उम्मीद है कि इनमें सुधार किया जाएगा। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपको मिलवाएंगे गाजियाबाद के पॉन्ड मैन से। आइए अब आपको लेकर चलते हैं गाजियाबाद, जहां 29 साल के एक शख्स ने अपनी मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी को छोड़कर तालाबों को साफ करने का काम शुरू किया है। हमारी सहयोगी शुभांगी लेकर आई हैं रामवीर तंवर की यह कहानी, जिन्होंने 6 राज्यों में करीब 80 तालाबों को पुनर्स्थापित किया है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। जब कोई खोई हुई चीज लौट कर आ जाती है तो ऐसा लगता है कि ये कहीं सपना तो नहीं। शहरों में पुराने साफ तालाबों के सपने को हकीकत में बदला है 29 साल के रामवीर तंवर ने। एक ही तालाब पे फूल भी है, एक ही तालाब पे पेड़ भी है, बर्ड्स भी है, लोगों के घर भी है, पेड़ भी है, तो सारी चीजें करीबन इसमें 20 तरह की बर्ड्स अभी आपको देख सकते हैं। हाँ। तो ये गाजियाबाद का ऐसा पहला इनिशिएटिव है कि एक लैंडफिल जैसी साइट को पूरा अच्छे से पॉन्ड में कन्वर्ट करके जहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स भी आने लगी हो। रामवीर को इस तालाब को रिस्टोर करने में करीब 1 साल लग गया। उन्होंने गांव वालों की भागीदारी के साथ एक ऐसा मॉडल बनाया है कि सब लोग तालाब का रखरखाव करते हैं। आप इसमें देखेंगे कि इस तालाब के चारों तरफ सब्जियां उगाई हुई है, इसमें फिश फार्मिंग होती है। तो सब्जी उगाने से, फिश फार्मिंग करने से लोगों को जो इनकम जनरेट होती है या फिर जो उनके लिए रिसोर्सेज यहाँ पे निकलते हैं, उसी से तालाब का रखरखाव किया जाता है, उसी से तालाब को मेंटेन किया जाता है। तो यही एक सेल्फ सस्टेनेबिलिटी है। रामवीर ने एक और सिस्टम बनाया जिससे गांव का गंदा पानी ट्रीट होकर तालाब में जाए। 3 हिस्सों में बांटकर टैंक बनाया ताकि 2 में गंदगी रुक जाए और तीसरे में एक पौधा लगाया जिसका नाम केना इंडिका है। ये पौधा पानी की गंदगी को खींच लेता है। ये बात सही है जब लोग कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर बनता है। ये बात हम सबने सुनी है कितनी बार सरकारों से और अलग अलग दावों के जरिए कि तालाबों को और नदियों को उनकी पुरानी हालत में वापस लाया जाएगा। लाखों करोड़ों रुपए इसके लिए खर्च हुए हैं, लेकिन आज आप सबने देखा किस तरह एक आदमी 29 साल के रामवीर तंवर ने इसको कर दिखाया है। यहाँ गाजियाबाद के एक इतने बड़े तालाब को उन्होंने वापस उसी हालत में लाया है जैसा वो अपने बचपन में देखते थे, जैसा यहाँ के गांव के लोगों ने इसे देखा था। गांव के लोगों को वापस उनकी जीविका दी है और इससे बेहतर क्या हो सकता है।
मैं हूँ शुभांगी डेढ़गवे, एनडीटीवी इंडिया के लिए। खबरों की खबर में आज इतना ही। नमस्कार।